मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम लोग बीएड फर्स्ट ईयर में हमारा सब्जेक्ट है पेडागोजी ऑफ मैथमेटिक्स यानी कि गणित शिक्षण। उसमें आज का हमारा टॉपिक है खोज विधि के दोष, यानी कि ह्यूरिस्टिक विधि जो थी हम पढ़ रहे थे कि खोज विधि होती क्या है, खोज विधि के सोपान क्या होते हैं, खोज विधि में शिक्षक क्या कार्य करते हैं तथा छात्रों की क्या भूमिका होती है। इसी के साथ में हमने खोज विधि के कुछ सिद्धांतों के बारे में पढ़ा कि जो खोज विधि होती है वो किन किन सिद्धांतों पर आधारित होती है, उसके बारे में हमने जानकारी ली। साथ ही हमने इसके कुछ चरण थे उनके बारे में भी जानकारी प्राप्त करी कि किस प्रकार से एक अध्यापक खोज विधि का प्रयोग करके विद्यार्थियों में जो है खोज विधि की प्रवृत्ति को आसानी से ला सकते हैं। फिर हमने जो है खोज विधि के गुणों के बारे में जो है पढ़ा कि खोज विधि में क्या क्या गुण होते हैं जो कि विद्यार्थियों में या फिर हम विद्यार्थियों के अंतर्गत जो है उन्हें स्थापित कर सकते हैं। आज हम बात करेंगे कि खोज विधि में क्या क्या दोष पाए जाते हैं। देखिए, जब खोज विधि की हम बात करते हैं तो खोज विधि जो होती है वह प्रत्येक छात्र के लिए प्रत्येक कक्षा के लिए पूर्ण रूप से सक्षम नहीं होती है, क्योंकि प्रत्येक छात्र की अपनी योग्यताएं होती हैं। प्रत्येक कक्षा स्तर पर अपनी अपनी योग्यता जो है उनके द्वारा प्रदर्शित की जाती है। तो उनके स्तर को देखते हुए क्या क्या दोष हमें खोज विधि में देखने को मिलते हैं उसके बारे में हम जानकारी लेंगे, जिसमें सबसे पहला पॉइंट हमारा आता है, वह आता है कि जो खोज विधि है वह छोटी आयु के छात्रों के लिए अनुपयोगी होती है। छोटी आयु के छात्रों के लिए अनुपयोगी। देखिए, जो खोज विधि होती है वह छोटी कक्षा के जो छात्र होते हैं उनके लिए जो है अनुपयोगी मानी गई है, क्योंकि देखिए खोज विधि में क्या किया जाता है, शिक्षक द्वारा जो है विद्यार्थियों को कोई भी समस्या कथन दिया जाता है, उसके अंतर्गत क्या करते हैं छात्र अपने परिकल्पना कथन करते हैं, तथ्यों को एकत्रित करते हैं, उस परिकल्पना को जो उन्होंने तथ्यों के आधार पर बनाई है उसमें क्या करते हैं, अनुमान लगाते हैं, उसका निरीक्षण करते हैं और अंत में निष्कर्ष तक पहुंचते हैं। तो इस प्रक्रिया को, जो भी पूरी प्रक्रिया है, जब इस प्रक्रिया को किया जाता है तो इस प्रक्रिया में छात्रों की जो है मानसिक योग्यता का उच्च होना बहुत ही जरूरी है। लेकिन छोटी आयु के छात्रों से यह तात्पर्य है कि जो छोटी कक्षाओं के विद्यार्थी होते हैं, ये निम्न कक्षाओं के जो विद्यार्थी होते हैं उनके लिए यह प्रक्रिया बिल्कुल भी उचित नहीं मानी गई है, क्योंकि छोटी आयु के बालकों की या छोटी या निम्न कक्षाओं के बालकों की जो योग्यता होती है वह इतनी नहीं होती है कि वह शिक्षक द्वारा दिए गए समस्या कथन को जो है आसानी से समझ सके तथा अपने स्तर पर खोज विधि के द्वारा जो है उसे हल कर सके। तो हम कह सकते हैं कि जो खोज विधि होती है वह छोटी कक्षा के विद्यार्थियों के लिए या छोटी उम्र के बच्चों के लिए अनुपयोगी सिद्ध होती है। फिर दूसरा हमारा इसी में पॉइंट आता है कि देखिए, बात की जाए तो कि हम कहते हैं कि छोटे आयु के छात्रों के लिए अनुपयोगी है, तो जब हम बात करते हैं तो हम यहाँ पे देखते हैं कि जो संपूर्ण पाठ्यक्रम है वह इस विधि के द्वारा अब नहीं पढ़ाया जा सकता, क्योंकि देखिए खोज विधि में क्या होगा, शिक्षक जो होगा वह छात्रों को समस्या जो है देगा, देने के पश्चात विद्यार्थी स्वयं अपने स्तर पर उस समस्या का हल करते हैं। तो देखिए पाठ्यक्रम जो होता है वह पाठ्यक्रम इस विधि के द्वारा नहीं पढ़ाया जा सकता है, क्योंकि अगर हम संपूर्ण पाठ्यक्रम को इस विधि के द्वारा पढ़ाएंगे तो विद्यार्थियों में उस कक्षा स्तर का ज्ञान उतना हम विकसित नहीं कर पाएंगे। तो दूसरा पॉइंट हमारा आता है संपूर्ण पाठ्यक्रम इस विधि द्वारा नहीं पढ़ाया जा सकता। अगर देखिए हम इस विधि के द्वारा विद्यार्थियों को संपूर्ण पाठ्यक्रम को पढ़ाएंगे तो एक समय ऐसा आएगा कि विद्यार्थी जो होंगे वह इसमें अपनी अरुचि प्रदर्शित करने लगेंगे। तो देखिए शिक्षक का कार्य यह होता है कि वह विद्यार्थियों को जितना हो सके उसे जो है उनमें रुचि उत्पन्न कर सके तथा विषय के प्रति उनमें रोचकता ला सके। अब अगर शिक्षक एक विधि से विद्यार्थियों को शिक्षण कार्य कराएगा तो छात्र क्या करेंगे, उसमें अपनी रुचि दिखाना बंद कर देते हैं। तो और फिर सीधी सी बात है कि हम इसके द्वारा जो है हमारा पूरा पाठ्यक्रम इस विधि पर रख करके हम विद्यार्थियों को नहीं पढ़ा सकते। फिर तीसरा हमारा पॉइंट आता है, देखिए कक्षा में प्रत्येक छात्र की अपनी
अपनी अपनी योग्यता हमें देखने को मिलती है। कुछ छात्र होते हैं जो पढ़ाई में बहुत अच्छे होते हैं, प्रतिभाशाली होते हैं, तो कुछ छात्र जो होते हैं वह कला के क्षेत्र में अधिक प्रतिभाशाली होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि प्रत्येक कक्षा में प्रत्येक छात्र की अपनी अपनी योग्यताएं होती हैं। तो देखिए कक्षा में जो है सभी विद्यार्थियों की क्षमता समान, या फिर हम कह सकते हैं कि क्षमता जो होती है वह समान नहीं होती है। तो कुछ विद्यार्थी जो होते हैं वो खोज विधि को पूर्ण कर सकते हैं, तो कुछ विद्यार्थी होते हैं जो इस विधि को नहीं अपना पाते। तो कक्षा में विद्यार्थियों की क्षमता असमान होती है। देखिए आपने देखा होगा कि प्रत्येक कक्षा में कुछ विद्यार्थी जो होंगे वह इतने प्रतिभाशाली होंगे कि उन्हें एक बार कोई भी विषय वस्तु अगर समझाई जाए तो वह उसे आसानी से ग्रहण कर लेते हैं। लेकिन कुछ विद्यार्थी ऐसे होते हैं जिन्हें बार बार समझाने पे उन्हें वह धीमी गति से समझ में आती है। तो देखिए खोज विधि के द्वारा जो है कक्षा में विद्यार्थी जो होते हैं वह असमान, या फिर हम कह सकते हैं कि असमान क्षमताओं वाले होते हैं, जिसके कारण जो है विद्यार्थियों को जो है पूर्ण रूप से इसे समझाना या फिर इस खोज विधि में लगाना असंभव हो जाता है। फिर बात की जाती है छात्रों की, तो देखिए खोज विधि में क्या होता है कि सभी विद्यार्थियों पर ध्यान देना की संभावना, या फिर हम कह सकते हैं कि सभी विद्यार्थियों पर ध्यान देना संभव नहीं है। अर्थात जैसे कि हम बात करें किसी कक्षा में मान लीजिए कि 25 से 30 बच्चे हैं, तो शिक्षक क्या करेगा, उन पर जो है खोज विधि अप्लाई करके आसानी से हर एक बच्चे पर जो है ध्यान दे सकता है। लेकिन वही हम देखते हैं कि विद्यार्थियों की संख्या 30 से ऊपर, ठीक है, यानी कि 40 से 50 के बीच है, तो प्रत्येक जो शिक्षक है वह प्रत्येक छात्र पर आसानी से ध्यान नहीं दे पाएगा। तो जो खोज विधि होती है वह यहाँ पर इसीलिए जो है हम मान सकते हैं कि दोष माना जा सकता है कि यह कम कक्षा के विद्यार्थियों के लिए तो उपयोगी है, किंतु अगर कक्षा में ज्यादा विद्यार्थी हैं तो शिक्षक के लिए संभव नहीं है कि वो प्रत्येक विद्यार्थी पर ध्यान दे सके तथा खोज विधि के द्वारा निकाला गया निष्कर्ष देख सके। तो देखिए इसका एक दोष यह भी है कि सभी विद्यार्थियों पर ध्यान देना संभव नहीं है। सभी विद्यार्थियों पर ध्यान देना संभव नहीं हो पाता। अब देखिए खोज विधि में क्या चाहिए कि जो शिक्षक है वह प्रत्येक छात्र ने, जिस भी छात्र ने जो आंसर या जो भी निष्कर्ष खोजा है वह प्रत्येक छात्र का देख करके जो है उसे सही निराकरण दे सके। तो अगर कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या अधिक है तो देखिए क्या होगा कि शिक्षक प्रत्येक छात्र पर जो है ध्यान नहीं दे पाएगा तथा प्रत्येक छात्र का निरीक्षण नहीं कर पाएगा। इससे जो खोज विधि के लिए हमने जो भी पद चुने गए हैं या फिर जो भी निराकरण निकलवाना चाहते हैं उसका जो जांच है वो पूर्ण रूप से नहीं हो पाती। और लास्ट में हमारा अगला दोष आता है, वह आता है कि सभी छात्रों के लिए जो है सामग्री जुटाना संभव नहीं है। सभी छात्रों के लिए सामग्री जुटाना असंभव। अब देखिए बात की जाए सामग्री की, तो देखिए जैसे आपने विद्यार्थियों को कोई समस्या दी, अब उस समस्या में जो भी उन्हें सामग्री चाहिए या जो भी उन्हें मान चाहिए या जो भी उन्हें जिस भी चीज की उन्हें आवश्यकता है, कोई जरूरी नहीं कि प्रत्येक छात्र उस चीज को आसानी से जुटा सके या फिर उस चीज को एकत्रित कर सके। तो इस विधि के कुछ दोष थे जिनके बारे में हमने जानकारी ली कि जो छोटी कक्षा के बच्चे होते हैं उनके लिए यह विधि कारगर नहीं है। अगर कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या अधिक है तो प्रत्येक शिक्षक जो है जो शिक्षक है वो प्रत्येक बालक पर जो है ध्यान नहीं दे सकता है तथा इस विधि के द्वारा जो है हम पूरा पाठ्यक्रम नहीं पढ़ा सकते हैं। कक्षा में विद्यार्थियों की क्षमता समान नहीं होती है, जिसके कारण खोज विधि जो है कारगर सिद्ध नहीं हो पाती है। तो आपका आज का होमवर्क है गणित शिक्षण में
किसी जरूरी कार्य के लिए आप घर से बाहर निकलते हैं, मुंह पे मास्क लगाएं, हाथों को सैनिटाइज करें, अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।